अक्सर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो किसी पजल को बनाते वक्त पजल के छोटे छोटे टुकड़ों को बार बार ऐसे जोड़ने की कोशिश करते हैं कि पजल की आकृति पूरी हो जाए। जब वह देखते हैं कि आकृति बनने लगी है तो ध्यानपूर्वक बचे हुए टुकड़ों से उस आकृति को पूरा करने लगते हैं और अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए उस पजल को पूरा कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण से इस खेल में भी बच्चे का मस्तिष्क किस हद तक शामिल होता है? जी हां, सीखने और याद रखने की सभी प्रक्रियाओं को हमारा मस्तिष्क ही अंजाम देता है। ये जानने के लिए वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। एक समय ऐसा भी था जब हमें यह पता ही नहीं था कि मस्तिष्क होता कैसा है, इसकी बनावट क्या है और ये काम कैसे करता है। ऐसे ही कई सारे रोचक सवालों से भरी हुई है मस्तिष्क यानी ब्रेन को समझने की हमारी यात्रा। वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर हम आज जान पाए हैं कि प्रमुख तौर पर हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिन्हें फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोरब्रेन मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग है, जो सेरिब्रम और कुछ अन्य संरचनाओं से मिलकर बना है। कुछ भी सोचना, किसी भी चीज को याद रखना, बोलने, चलने और देखने जैसे सभी कार्य सेरिब्रम के 4 लोब्स द्वारा किए जाते हैं, जिनके नाम हैं फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब। सेरिब्रम की बाहरी परत आधा सेंटीमीटर मोटी है, जिसे कॉर्टेक्स या फिर ग्रे मैटर भी कहते हैं, क्योंकि यह दिखने में ग्रे रंग की होती है। फोरब्रेन के अंदरूनी भाग में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। थैलेमस कॉर्टेक्स आंखों, कानों, उंगलियों और नाक जैसे सेंसरी यानी संवेदी अंगों के बीच संदेश को पहुंचाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में अपने आप होने वाले कार्य जैसे भूख और प्यास कार्यों का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी पाचन क्रिया, हमारे शरीर के विकास और तनाव से लड़ने वाले हार्मोन्स को बनाता है। फोरब्रेन के बीच के पीछे के हिस्से को मिड ब्रेन कहते हैं। हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो भी संदेश आता जाता है उसे मिड ब्रेन ही नियंत्रित करता है। हाइंड ब्रेन सेरिब्रम के पिछले और निचले हिस्से को कहते हैं, जो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला से मिलकर बना है। सेरिबेलम को छोटा दिमाग भी कहा जाता है और पॉन्स, मेडुला के साथ साथ मिड ब्रेन को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। यदि हम मस्तिष्क को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इसके अंदर तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स का जाल नजर आएगा। ये जाल हमारे मस्तिष्क के बिजली के तारों की तरह काम करता है। इन 100 अरब तंत्रिका कोशिकाओं अर्थात नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स यानी चेतक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स बिजली के संकेतों या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में संदेश को हमारी पेरिफेरल नर्व्स यानी नसों से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और वापस भी लाते हैं। ये न्यूरॉन मुख्य रूप से 3 हिस्सों से मिलकर बने होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी एक बिंदु की तरह दिखता है, जिसकी बनावट एक आंख के समान होती है। इस आंख को नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस सेल बॉडी से हमारी उंगलियों के समान कुछ रचनाएं निकलती हैं, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, और साथ ही इसकी एक लंबी टांग भी होती है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। लेकिन सीखने और याद रखने की प्रक्रिया को हमारा दिमाग कैसे अंजाम देता है, इसको समझने के लिए प्रयोग कैसे किए जाएं, ये एक बड़ी समस्या थी। यह महसूस किया गया कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क एक जटिल अंग है, क्योंकि इसमें काफी सारी कोशिकाएं हैं। इसलिए किसी ऐसे जीव के मस्तिष्क के अध्ययन की आवश्यकता थी जिसकी तंत्रिका कोशिकाएं कम हो, और ऐसा एक जीव है एप्लीजिया। एप्लीजिया एक समुद्री जीव है जिसे समुद्री घोंघा भी कहते हैं, और जिसके तंत्रिका तंत्र में लगभग 20,000 तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं,
जो मनुष्य में पाई जाने वाली अरबों तंत्रिका कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि अगर आपकी आंखों पर अचानक से तेज रोशनी पड़ती है तो आपकी आंख अपने आप ही बंद हो जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती कहते हैं। इसी तरह अगर हम समुद्री घोंघे यानी एप्लीसिया को छूते हैं तो वो घबरा जाता है और अपना गिल और साइफन अंदर खींच लेता है, परंतु लगातार छूने पर वह ऐसे स्पर्श पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। अर्थात घोंघा हल्के से छूने की इस प्रक्रिया को याद रखता है, जिसे हम यादाश्त कहते हैं, और जब उसे दोबारा तिबारा उसी तरह हल्के ढंग से छुआ जाता है तो वह इस चीज को सीख चुका होता है कि इस हल्के स्पर्श से घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपना गिल और साइफन अंदर नहीं खींचता, जिसे हम सीखना कहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1960 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर एरिक कैंडल ने समुद्री घोंघे एप्लीसिया के व्यवहार पर केंद्रित मेमोरी यानी यादाश्त और लर्निंग यानी कि सीखने पर प्रयोग किए। एप्लीसिया के मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं, जिनमें सिर्फ 2 न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, कार्य को नियंत्रित करते हैं। कैंडल ने समुद्री घोंघे के इस व्यवहार में शामिल सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का अध्ययन किया। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का अध्ययन कर कैंडल ने पाया कि जब कोई इस घोंघे के साइफन को छूता है तो ये घोंघा घबरा जाता है, जिससे उसकी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का संबंध सक्रिय हो जाता है। सेंसरी न्यूरॉन इस डरावने स्पर्श का संदेश मोटर न्यूरॉन तक भेजता है और मोटर न्यूरॉन एप्लीसिया को साइफन और गिल दोनों को अंदर खींच लेने का संदेश देता है। इसी के कारण एप्लीसिया ऐसे डरावने स्पर्श पर साइफन और गिल को अंदर खींच लेता है। अब एप्लीसिया ये सीख चुका है कि उसे ऐसे डरावने स्पर्श पर क्या करना है, लेकिन अगर घोंघे को इसी तरह से बार बार छुआ जाए तो उसके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का संबंध कमजोर हो जाता है, जिससे सेंसरी न्यूरॉन से निकलने वाला संदेश मोटर न्यूरॉन तक नहीं पहुंचता और एप्लीसिया अपने साइफन और गिल को अंदर नहीं खींचता है। अब उसकी यादाश्त बन चुकी है कि इस स्पर्श से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इसलिए वो अपना साइफन और गिल अंदर नहीं खींचता। जिस तरह हम कभी किसी नए रास्ते से किसी नई जगह जाते हैं तो हमारी गति धीरे होती है, मगर हम उसी रास्ते से रोज जाने लगें तो हमारी गति बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमें वह रास्ता याद हो गया है। ठीक इसी तरह एप्लीसिया को छूने की इस प्रक्रिया में आरंभ में कमजोर स्टिमुलेशन से कम समय की यादाश्त बनती है, जो कुछ मिनट से लेकर घंटों तक चलती है। एक अधिक शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले स्टिमुलेशन से लंबे समय की यादाश्त बन सकती है, जो कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है। कैंडल के इस प्रयोग से अब इतना तो पता लग गया था कि सीखने और याद रखने की दोनों प्रतिक्रियाएं न्यूरॉन्स का ही खेल है। मस्तिष्क के कार्य में मनोवैज्ञानिक और कोशिकीय स्तरों के बीच के अंतराल को जोड़ने की जानकारी प्रदान करने के कार्य पर उन्हें सन 2000 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।